नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञानलोक बलिया में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सेल टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है और सेल का डिस्कवरी, उसके फादर कैसे कैसे उसकी खोज हुई, सेल थियरी क्या है, सेल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, सेल के टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज के वीडियो में हमारा डिटेल होगा सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती हैं, सेल का आउटर कवरिंग कैसा होता है, उसमें जो लिक्विड पाया जाता है वो कैसा होता है, किससे बना होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। यदि आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की, यहाँ तक कि आप जो पेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये यूजफुल वीडियो हो सकती है। ये वीडियो कोई भी इंसान देख सकता है जिसको नॉर्मल शरीर के बारे में नॉलेज चाहिए, तो उसको उसके लिए क्या वीडियो है, यूजफुल है। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको देखना है हमें। ठीक है। देखिए, टॉपिक है हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेल की संरचना। हिंदी में क्या बोलेंगे? सेल की कोशिका की संरचना। ठीक है। सेल की या फिर कोशिका की संरचना। देखिए, आपको सेल का हम दो टाइप्स बताए थे, एक लिविंग सेल और एक एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस ऑर्गेनेली डिफरेंस होता है कि यूकैरियोटिक सेल में जो हमारी ऑर्गेनेली पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस हमारा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। बाकी आउटर कवरिंग में उसमें एक सेल वॉल प्रेजेंट हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल अब्सेंट हो जाता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है ओनली वन, जबकि उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर या तो उसका पढ़े या तो इसका पढ़े, दोनों लगभग सेम ही होता है। ठीक है। तो देखिए, सेल का स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर में तीन चीज कॉमन होती है। ठीक है। क्या क्या सेल स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है? एक तो इसमें सबसे आउटर कवरिंग जो होती है सेल की, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है हम लोग का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक थिक सॉल्यूशन होता है, थिक लिक्विड होता है, जिसे हम सेमी सॉलिड लिक्विड कहते हैं, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में हमारी सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तीसरा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये तीन चीज मिलके हमारे एक सेल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है, साइटोप्लाज्म जिसमें हमारे जो सारे ऑर्गेनेली हैं वो साइटोप्लाज्म हो गया, तीसरा है न्यूक्लियस। ठीक है। सबसे पहले इसको फिगर में देखते हैं हम। देखिए, ये जो आउटर कवरिंग है आपकी, ये येलो कलर से जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये क्या है हमारी? इधर सेल मेम्ब्रेन है। ये सब सेल मेम्ब्रेन हम लोग की, यानी इसे हम लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? हम लोग की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो इसके अंदर, जो ये हमने काटा है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है ये आपको लगभग स्काई कलर का दिख रहा है। ये क्या है हम लोग का? साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म, ये क्या है हम लोग का? साइटोप्लाज्म है। और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। लगभग हमारा जो सेल होता है, सेल के ऑलमोस्ट लगभग बीचों बीच हम लोग का पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग का न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है। ये ग्रीन वाला नहीं, ग्रीन वाला हमारा गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। ठीक है। तो जो हमारा लगभग ये रेड वाला कलर है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस का है। ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको दिख गए। इधर हमारी सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हमारी ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, ये न्यूक्लियस सब किसमें पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। ठीक है। और इसके बीच में है न्यूक्लियस। अब हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है। तो हम डिटेल में जानेंगे सेल मेम्ब्रेन को। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल
मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा था कि ये आउटर कवरिंग ऑफ सेल है। क्या है? आउटर कवरिंग, कवरिंग ऑफ सेल, यानी कोशिका की जो बाह्य संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्धपारगम्य। क्या होता है? अर्धपारगम्य, यानी ये कुछ विशेष चीजों को अपने अंदर आने देती है और कुछ विशेष चीजों को अपने मतलब अपने से बाहर जाने देती है। उसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, बनी किससे होती है सेल मेम्ब्रेन? जो सेल मेम्ब्रेन बनी है किस किस चीज से मिलकर बनी है? ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाता है फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन, यानी फास्फोलिपिड और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है, सेल की जो कवरिंग है उसे बनाते हैं। कौन कौन? फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर इसमें थोड़ा इसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है फिक्स्ड इन्वायरमेंट बनाना। क्या होता है? फिक्स्ड इन्वायरमेंट बनाना, फिक्स्ड इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट फॉर्म करना इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, यानी सेल के लिए अंदर जो भी अंदर है सेल के क्या करता है? उसके लिए फिक्स्ड इन्वायरमेंट बनाता है, यानी उससे जो भी सेल के अंदर है उसके बाहर वो नहीं जा सकता है। किसके बाहर नहीं जा सकता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा इसका कार्य होता है फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या करता है? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का काम करता है। कौन? फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री। इससे क्या होता है? जो फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री है इसमें से कोई सबस्टांस, जैसे हमने कहा कि कुछ विशेष प्रकार के सबस्टांस क्या होंगे? अंदर जाएंगे इसके, और कुछ विशेष प्रकार के सबस्टांस इसके बाहर आएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग का न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होंगे? अंदर जाएंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ टॉक्सिक सबस्टांस है, वो बाहर आएंगे। तो इसका ये भी कार्य हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, यानी क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। क्या करेगा? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। कहाँ? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर क्या करेगा? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। नेक्स्ट इसका कार्य हो जाता है जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बने हैं उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अदर जो चीजें बनती हैं वो हो गया। ठीक है, आउट ऑफ द सेल। क्या करता है? आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकालने का काम करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो ये होता है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। जो भी यहाँ पे हम बताएं वो समझ में आ गया है। ठीक है, क्या कहे? आउटर कवरिंग बनाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, प्लाज्मा फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फिक्स इन्वायरमेंट बनाता है हमारे सेल के लिए,
और क्या करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का कार्य करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है अंदर के साइड में, और बाहर के साइड में क्या करता है, जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म पे हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये क्या होता है, एक सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है। क्या होता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है। सेमी सॉलिड फ्लूइड का मतलब अर्ध तरल, अर्ध तरल क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसमें हमारी क्या होती है, सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। ये बना किससे होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो किससे बना होता है, तो ये वाटर, साल्ट्स और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, फॉर्म्ड बाय वाटर, salts and something protein. समथिंग प्रोटीन, कुछ प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, किससे बना होता है हम लोग का साइटोप्लाज्म, वाटर मिलके होता है, साल्ट होता है, प्रोटीन होता है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में हमारी जो भी सेल ऑर्गेनेली हैं वो सभी सेल ऑर्गेनेली इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ईआर, ईआर जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जिसे हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया etc, यानी और भी ऑर्गेनेली हो जाती हैं जो हमारे इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। यहां तक कि न्यूक्लियस भी हमारा किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा किसका, साइटोप्लाज्म, बस इतना ही है। किससे, सेमी सॉलिड फ्लूइड है, बना किससे है वो फ्लूइड, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, लाइबोसोम, लाइसोसोम्स, माइटोकांड्रिया, ये सभी क्या है, हमारी सेल ऑर्गेनेली है जो किसमें प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हम लोग का सेल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको पता ही है कहाँ पाया जाता है, ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट सेंटर इन द सेल, सेंटर इन द सेल, यानी हमारे सेल के लगभग बीचों बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या करता है, कैरी, कैरी जेनेटिक मटेरियल्स, कैरी जेनेटिक मटेरियल्स, जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको कैरी करने का काम करता है। जेनेटिक्स मटेरियल लाइक डीएनए, लाइक डीएनए, यानी डीएनए को ढोने का कार्य यानी ले जाने का कार्य किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए पड़ा होता है। ये किसके रूप में होता है, डीएनए के अंदर हमारा एक होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स पे पड़ा होता है हम लोग का डीएनए। ठीक है, और न्यूक्लियस के बारे में क्या चीज है, न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन व्यक्ति हैं, यानी इसके
फादर हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के पिता है कौन? रॉबर्ट ब्राउन, यानी इन्होंने ही, रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है। न्यूक्लियस की जो लेयर होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। कैसी होती है न्यूक्लियस की लेयर? डबल मेम्ब्रेन होती है। लेयर इसकी कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन लेयर। एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर होती है। आउटर आउटर लेयर और एक इनर लेयर होती है। इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है न्यूक्लियस की, उससे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कंटिन्यू होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्वाइंट होता है किससे? आउटर लेयर से। ई आर ज्वाइंट बाय दिस लेयर। ठीक है। यानी आउटर लेयर से कौन ज्वाइंट होता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्वाइंट होता है किसके? न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उसके आउटर कवरिंग से। ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में फिलहाल इतना ही रहेगा। क्या पढ़े हम लोग न्यूक्लियस के बारे में? कि न्यूक्लियस हमारे सेल के लगभग सेंटर में पाया जाता है। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? कैरी करने का काम करता है, ढोने का काम करता है, जो किसके फॉर्म में होता है? डीएनए के फॉर्म में होता है। और यही से हमारा जो भी जीन्स होता है, यानी अगर हम चाहे तो हमारे में जो जीन्स आए होंगे वो किससे आए होंगे? हमारे मदर फादर के थ्रू हमारे में आएंगे, अब हमारे से हमारे बच्चे में जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है? यही हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है जो किसी भी व्यक्ति के रूप रंग का निर्धारण करता है। ठीक है। बाकी बड़ा होना छोटा होना सब इसी पे डिपेंड करता है। और न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। और ये न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होता है, यानी इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस दो लेयर से बना होता है ऐसे, और ये जो इसकी आउटर कवरिंग होती है इससे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जुड़ा होता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कि मतलब इसकी आउटर कवरिंग क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई है। ठीक है। इनर लेयर किसी से जुड़ी नहीं होती, वो पूरा न्यूक्लियस को क्लोज करने का काम करती है। ठीक है। एक बार आपको फिगर में दिखाते हैं हम इसको। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस से हमने कहा कि इसकी आउटर कवरिंग से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। ठीक है। ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है। ठीक है। यहाँ से न्यूक्लियस को काट के दिखाया गया है ऐसे। ठीक है। ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, इधर भी इसकी आउटर कवरिंग हो जाती है। ठीक है। ये सब क्या है? न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, पूरा आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है ऐसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है। समझ में आ गया? न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। ठीक है। यानी आज हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और दूसरा साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हालांकि एक बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है। इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो उसमें न्यूक्लियस को कवर करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी यहाँ हम बताए होंगे वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा। हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उस चीज को आपको बता देंगे। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।